और जहां सूफी संतों की एकदम शांतिपूर्ण दुआओं के ठीक बगल में इतिहास की सबसे खूनी और भयानक युद्धों की गवाही दर्ज हो। बिल्कुल। और पता है सबसे अजीब बात, वहां के जंगलों में उड़ने वाले तोते आज भी इंसानों की हूबहू नकल करते हैं। तो आज के इस गहन विश्लेषण में, यानी इस डीप डाइव में, हमारे सामने जो ये ऐतिहासिक स्रोतों और शोध पत्रों का अंबार लगा है ना, ये हमें राजस्थान के गागरोन दुर्ग ले जा रहे हैं। राइट। और हमारा उद्देश्य आज कोई साधारण टूरिस्ट गाइड बनना नहीं है कि बस गए और इमारतों के नाम गिना दिए। हाँ, वो तो कोई भी कर सकता है। एग्जैक्टली हमारा जो मिशन है आज वो ये समझना है कि कैसे एक ही भौगोलिक जगह समय के साथ साथ, मतलब अकल्पनीय हिंसा, गहरी आध्यात्मिक शांति, महान महाकाव्यों की रचना और प्रकृति की एक अजीबोगरीब रहस्य का केंद्र बन गई। और ये मिशन ना बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि देखिए इतिहास को अक्सर हम लोग अलग अलग खानों में बांट कर देखते हैं। सही बात है। मतलब सैन्य इतिहास अलग रख दिया, कला और साहित्य अलग, और आपका जो पर्यावरण है वो एकदम अलग। लेकिन हमारे स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि ये जो गागरोन दुर्ग है ना, ये इन सभी का एक ऐतिहासिक टेक्टोनिक प्लेट है। ओहो, ऐतिहासिक टेक्टोनिक प्लेट, क्या बढ़िया एनालॉजी है। हाँ, जहाँ अलग अलग योग और विचारधाराएं आपस में ऐसे टकराईं और उन्होंने एक बेहद जटिल और बहुआयामी संस्कृति को जन्म दे गया। हम यहाँ सिर्फ पत्थर और चूने की बात तो कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम मानवीय मनोविज्ञान के उन एकदम चरम बिंदुओं को डिकोड कर रहे हैं जो इन दीवारों के पीछे घटे हैं। तो चलिए ना, इस विश्लेषण की शुरुआत उसी बिंदु से करते हैं जो किसी भी मध्यकालीन दुर्ग के होने का सबसे बड़ा कारण होता था। उसकी सुरक्षा और उसके युद्ध। अब हमारे स्रोतों में बार बार एक शब्द आता है, शाका। शाका। अब आज के मॉडर्न दौर में तो क्या होता है कि जब युद्ध हारने वाले होते हैं तो सेनाएं पीछे हट जाती हैं या सरेंडर कर देती हैं। बिल्कुल, आत्मसमर्पण कर देती हैं, है ना। लेकिन मध्यकालीन भारत में, खासकर ऐसे किलों में, हार के समय जो होता था उसे समझना आज के नजरिए से मतलब बहुत मुश्किल और भयानक लगता है। देखिए, आत्मसमर्पण न करने के पीछे ना उस समय की बहुत गहरी सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताएं थीं। अच्छा। मतलब मध्यकालीन युद्धों में खासकर जो घेराबंदी होती थी, जिसे सीज कहते हैं। हाँ, सीज वॉरफेयर। राइट। तो जब किसी किले को दुश्मन की विशाल सेना महीनों तक बाहर से घेर कर रखती थी ना, तो अंदर रसद, खाना पानी पूरी तरह खत्म हो जाता था। और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। एग्जैक्टली। ऐसे में समर्पण का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि राजा हार गया, इसका मतलब था सामूहिक दास्ता, भयानक यातनाएं और पूरी आबादी का विनाश। मतलब सब कुछ खत्म। हाँ, तो इसलिए जब हार एकदम 100% निश्चित हो जाती थी, तब एक अंतिम मनोवैज्ञानिक और सामरिक कदम उठाया जाता था, और इसी को शाका कहा गया। और स्रोतों के हिसाब से गागरोन में जो पहला बड़ा और मतलब बहुत भयानक शाका हुआ था जी, वो 1423 ईस्वी में हुआ था। जी, 1423 में। उस समय यहाँ अचलदास खींची का शासन था और मालवा के शासक होशंग शाह, जिन्हें अल्प खां भी कहते थे शायद। हाँ, अल्प खां भी कहा जाता था उन्हें। राइट। तो उन्होंने किले पर आक्रमण कर दिया था, और जब किले के अंदर बचने की कोई उम्मीद नहीं रही तो अचलदास खींची और उनके सैनिकों ने केसरिया किया। अब मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, ये केसरिया सिर्फ कोई कपड़े का रंग पहनने की बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह का मतलब सुसाइड मिशन था, है ना। हाँ, इसे आप एक स्कॉच्ड अर्थ या भस्म कर देने वाली जो सामरिक नीति होती है ना, उसका सबसे अंतिम मानवीय रूप कह सकते हैं। बाप रे। देखिए, केसरिया बाना इस बात का प्रतीक था कि अब इन योद्धाओं ने जीवन की मोह माया पूरी तरह त्याग दी है। वे दुश्मन की सेना पर बस इस इरादे से टूट पड़ते थे कि भाई हम तो वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन मरने से पहले दुश्मन को अधिकतम संभव नुकसान पहुंचाएंगे। मतलब जितना मार सको मारो। एग्जैक्टली। ये दुश्मन के संसाधनों और उनके मनोबल को एकदम तोड़ देने की एक भयानक रणनीति थी। और इसके साथ ही जो दूसरा पहलू है वो तो और भी सिहरन पैदा करने वाला है। जौहर। हाँ, जौहर। स्रोतों में दर्ज है कि अचलदास की जो पत्नी थी, लाला मेवाड़ी, जो मेवाड़ के राणा कुंभा की बहन भी थी, उन्होंने किले की बाकी महिलाओं के साथ जौहर किया। मतलब खुद को जीवित ही अग्नि को समर्पित कर देना। अब आज के किसी भी श्रोता के लिए ये सुनना भी बहुत विचलित कर सकता है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन अगर हम अपनी आज की भावनाओं से थोड़ा परे जाकर इसके सामरिक और सामाजिक तंत्र को समझें, तो ये दुश्मन को युद्ध के इनाम से वंचित करने का तरीका था। बिल्कुल, संसाधनों से वंचित करना। हाँ, जिसमें इंसान भी शामिल थे। दुश्मन को कुछ भी ना मिले,
ये उसका एक चरम तरीका था। ये आपका बहुत ही सटीक विश्लेषण है। जौहर और केसरिया ये दोनों जब मिलते हैं ना, तभी उसे शाका कहा जाता है। अच्छा, दोनों का होना जरूरी है। जी, ये एक हारी हुई बाजी में भी ना दुश्मन को वो जो पूर्ण विजय का एहसास होता है वो न होने देने की रणनीति थी कि तुम जीत कर भी कुछ नहीं जीत पाए। राइट। होशंग शाह ने किला तो जीत लिया, लेकिन उसे अंदर जाके मिला क्या? सिर्फ राख और लाशें। और यहाँ ना एक और बात जो हमारे स्रोतों से बहुत उभर कर आती है, वो है इस घटना का दस्तावेजीकरण, मतलब रिकॉर्ड कीपिंग। हाँ, शिवदास गार्डन नाम के एक चारण कवि थे। उन्होंने इस पूरी त्रासदी को अचलदास खीचीरी वचनिका नाम की किताब में लिख दिया, और ये अपने आप में बहुत दुर्लभ बात है। यार, मुझे भी ये बात बहुत खटकी। मतलब इतिहास तो हमेशा जीतने वाला ही लिखवाता है ना। हमेशा। तो फिर एक हारे हुए राजा अचलदास खींची, उनकी पराजय और मृत्यु पर पूरी की पूरी किताब क्यों लिखी गई? ये तो अजीब है। अजीब लगता है, लेकिन क्योंकि चारण साहित्य का जो उद्देश्य था ना, वो सिर्फ राजनीतिक जीत का जश्न मनाना नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या था? उनका उद्देश्य था शौर्य और प्रतिरोध के आइडियल को, एक आदर्श को स्थापित करना। हार के बावजूद अचलदास का जो प्रतिरोध था वो इतना प्रचंड था कि वो उस दौर के समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया। ओहो, मतलब हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वैसा कुछ? बिल्कुल। शिवदास गार्डन ने उस प्रतिरोध को अपने शब्दों में ढालकर ये सुनिश्चित कर दिया कि मालवा की सेना ने भले ही ईंट और पत्थर का वो किला जीत लिया हो, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक जीत थी, जो मॉरल विक्ट्री थी, वो अचलदास की ही हुई। क्या बात है! ये तो शब्दों की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल है। लेकिन ये जो प्रतिरोध था, ये भी गागरों को बार बार होने वाले हमलों से तो नहीं बचा सका ना? नहीं, वो तो है। क्योंकि 1423 के कुछ ही दशक बाद 1444 में यहाँ दूसरा शाखा हो गया। जी, दूसरा शाखा। इस बार गद्दी पर अचलदास के पुत्र पलाहनसी बैठे थे और मालवा के ही महमूद खिलजी प्रथम ने आक्रमण कर दिया। पलाहनसी हार गए। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत ही अजीब पैटर्न नजर आता है स्रोतों में। कैसा पैटर्न? स्रोतों में लिखा है कि जीतने के तुरंत बाद महमूद खिलजी ने इस दुर्ग का नाम ही बदल दिया। उसने इसका नाम मुस्तफाबाद कर दिया। हाँ, मुस्तफाबाद। मतलब मुझे समझ नहीं आता, क्या किसी शहर या किसी किले का नाम बदल देने से कोई राजा उस जगह के इतिहास को सच में मिटा सकता है क्या? ये सवाल बहुत वाजिब है। मुझे तो मतलब ये एक बहुत ही इनसिक्योर या असुरक्षित शासक की निशानी लगती है, जो एक मरे हुए राजा की यादों से डरा हुआ था। देखिए, ये सिर्फ असुरक्षा नहीं थी, इसे आप मध्यकालीन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कह सकते हैं। ये उसका एक बहुत स्थापित तरीका था। अच्छा, नाम बदलना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है? बिल्कुल। नाम बदलना किसी भी जगह की जो सांस्कृतिक मेमोरी होती है ना, उसकी जो स्मृतियां होती हैं, उन्हें ओवरराइट करने का प्रयास होता है। जैसे कंप्यूटर में फाइल ओवरराइट करते हैं। एग्जैक्टली। महमूद खिलजी बस ये संदेश देना चाहता था कि देखो भाई, पलहानसी और अचलदास का जो युग था वो अब आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका है। अब मेरा राज है। हाँ, और अब से ये जो जगह है ये एक नई इस्लामिक पहचान के साथ मुस्तफाबाद के रूप में जानी जाएगी। वो असल में ना एक नई वास्तविकता गढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसा कि हम आज देख ही सकते हैं, उसकी ये कोशिश पूरी तरह सफल तो हुई नहीं। बिल्कुल नहीं हुई। क्योंकि आज भी हम इसे गागरो नहीं कह रहे। सही बात है। खैर, हमने ये तो देखा कि इस जगह ने भयानक विनाश और मौत का सामना किया, लेकिन इतिहास की ना एक खूबी है। क्या? कि विनाश के बाद हमेशा एक शून्यता आती है, जिसे नई सभ्यताएं अपने तरीके से भर देती हैं। बहुत सही कहा आपने। हमारे स्रोत बताते हैं कि जब ये युद्ध शांत हो गए तो ये दुर्ग धीरे धीरे एक ऐसे केंद्र में बदल गया जहां मतलब अलग अलग धर्मों, अर्थव्यवस्था और वास्तुकला सबने एक साथ अपनी जगह बना ली। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि एक ही चार दीवारी के अंदर इतना कुछ कैसे पनप सकता है। देखिए, जब भी कोई किला एक लंबे समय तक किसी स्थायी सत्ता के अधीन आ जाता है ना, तो वो सिर्फ एक मिलिट्री बेस या सैन्य चौकी नहीं रह जाता। वो अपने आप में एक पूरा शहर बन जाता है, एक माइक्रो इकोनॉमी बन जाता है। एक छोटा शहर ही मान लो। हाँ, राजाओं को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि अगर उन्हें लंबे समय तक राज करना है तो उन्हें सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि वहां का प्रशासन, वहां की अर्थव्यवस्था और सबसे जरूरी स्थानीय आस्था को साथ लेकर चलना होगा। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो हमें दुर्ग के अंदर मौजूद जो इमारतें हैं उनकी विविधता में मिलता है। बिल्कुल। मतलब एक तरफ कोटा रियासत की सिक्के ढालने की टकसाल मौजूद है वहां। अब टकसाल मतलब सीधा अर्थव्यवस्था पर आपका कंट्रोल है। सही बात है। और उसी के करीब कोटा के राजा दुर्जनशाल हाड़ा द्वारा बनवाया गया मधुसूदन मंदिर है। लेकिन ये जो धार्मिक विविधता है, इसका चरम तो कुछ और ही है।
हमारे स्रोतों में संत पीपा की छतरी का बहुत प्रमुखता से जिक्र किया गया है। जी, संत पीपा। और इनकी कहानी तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। बिल्कुल। संत पीपा का जो जीवन काल है ना, वो भारतीय भक्ति आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। वो असल में कोई आम इंसान नहीं थे, वो गागरौन के ही शासक थे। उनका मूल नाम प्रतापराव खींची था। सोचिए, एक राजा जो अपना राजपाट छोड़कर संत बन गया। हाँ, और यही बात उन्हें खास बनाती है। स्रोतों में इनके बारे में कुछ बहुत ही विशिष्ट जानकारियां हैं, जो मतलब पूरे राजस्थान के भूगोल को आपस में जोड़ देती हैं। जैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने जो तपस्या की, वो गुफा टोंक जिले के टोडाराय सिंह में है। राइट। उनका मुख्य मंदिर बाड़मेर के समद्री में है और उनकी जयंती हर साल चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है। लेकिन उनकी छतरी या जो उनका स्मारक है वो इसी गागरोन दुर्ग में है। तो ये सब एक साथ क्या दर्शाता है? ये ना हमें ये दर्शाता है कि उस दौर में आस्था की जो सीमाएं थीं, वो राजनीतिक सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ी थीं। मतलब धर्म राज्य से बड़ा था। एक तरीके से हाँ। आप सोचिए, एक व्यक्ति जो युद्ध और सत्ता के केंद्र गागरोन में पैदा हुआ, वो राजा बना, फिर वो वैराग्य अपना लेता है और पूरे राजपूताना में घूम घूम कर अहिंसा और भक्ति का संदेश फैलाता है। बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग बात है ना? ये उस समाज की जटिलता को दिखाता है। मतलब जहाँ एक तरफ लोग किले बचाने के लिए कट मर रहे थे, शाका कर रहे थे, हाँ, और दूसरी तरफ संत पीपा जैसे लोग आध्यात्मिक मुक्ति का रास्ता खोज रहे थे। और ये जो सहिष्णुता या कूटनीतिक संतुलन था, ये सिर्फ हिंदू संतों तक ही लिमिटेड नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसी किले के अंदर मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा बनवाया गया बुलंद दरवाजा भी मौजूद है। और उसी प्रांगण के आसपास सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है। जी, मीठे साहब की दरगाह। अब यहाँ देखें, एक तरफ औरंगजेब है जिसे इतिहास एक बहुत ही कठोर प्रशासक मानता है। राइट। उसका बनवाया हुआ एक विशाल दरवाजा, और दूसरी तरफ एक सूफी संत की एकदम शांतिपूर्ण दरगाह। ये विरोधाभास आखिर काम कैसे करता था? इसे ना हम मध्यकालीन भारत की प्रैग्मैटिक पॉलिटिक्स या व्यवहारिक राजनीति कह सकते हैं। प्रैक्टिकल होना। हाँ, किलों के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी रहती थी। उसमें आपके सैनिक भी हैं, व्यापारी भी हैं, कारीगर भी हैं, और वो सब अलग अलग धर्मों को मानते थे। तो सूफी दरगाहें अक्सर क्या करती थीं कि वो सत्ता और आम जनता के बीच एक पुल का काम करती थी। अच्छा, एक ब्रिज की तरह। एग्जैक्टली। औरंगजेब का दरवाजा जहां शाही सत्ता और एक खौफ का प्रतीक था कि मैं राजा हूं, हाँ, वहीं मीठे साहब की दरगाह वो जगह की जहां एक आम सिपाही जो शायद कल युद्ध में मरने वाला हो, वो युद्ध के तनाव के बीच थोड़ी मानसिक शांति खोजने जाता होगा। ये मानसिक शांति ना सच में बहुत जरूरी रही होगी, क्योंकि बाहर का खतरा तो किले पर कभी टला ही नहीं था। कभी नहीं। समय बदला तो दुश्मन भी बदल गए और उनके तरीके भी। अब स्रोतों में एक बहुत ही खास और बहुत उन्नत रक्षा वास्तुकला का जिक्र आता है, जालिम कोट। हाँ, जिसे जालिम कोट कहा जाता है। इसका निर्माण झाला जालिम सिंह ने करवाया था। बताया जाता है कि ये एक दोहरा परकोटा है, मतलब डबल वॉल सिस्टम। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ एक शंका हो रही है, क्या ये दोहरा परकोटा सिर्फ अपनी ताकत का दिखावा करने के लिए बनाया गया था, या इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक कारण था? बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण था। आखिर मराठाओं से उन्हें इतना क्या खौफ था कि डबल दीवार बनानी पड़ गई? देखिए, ये कोई दिखावा नहीं था, ये पूरी तरह से मारक क्षमता और सर्वाइवल का गणित था। सर्वाइवल का गणित? हाँ। 18वीं सदी तक आते आते ना युद्ध का तरीका पूरी तरह बदल चुका था। तोपें आ गई थी। एग्जैक्टली। मराठा सेनाएं अपने भारी तोपखाने और बिजली की तेजी से हमला करने वाले घुड़सवारों के लिए बहुत जानी जाती थी। अब पुराने जमाने की जो एक सिंगल दीवार होती थी, वो तोप के गोलों के सामने कितनी देर टिकेगी? वो तो ढह जाएगी तुरंत। बस। तो ये जो जालिम कोट का निर्माण था, ये इसी नई तकनीक का जवाब था। तो ये काम कैसे करता था? मतलब अगर तोप से पहली दीवार टूट भी जाए तो क्या होगा? दुश्मन तो अंदर आ ही जाएगा। यही तो इसकी खासियत थी। अगर दुश्मन बाहरी दीवार को तोड़कर अंदर घुस भी जाए ना, तो वो सीधे किले के मुख्य हिस्से में नहीं पहुंचता था। वो कहाँ जाता था? वो बाहरी और भीतरी दीवार के बीच की एक बहुत संकरी सी जगह में फंस जाता था, जिसे हम आज की सैन्य भाषा में किल जोन कहते हैं। बाप रे, किल जोन। हाँ, अब दुश्मन बीच में फंस गया है और जो भीतरी दीवार है, जो थोड़ी ऊंची होती थी, उस पर मौजूद रक्षक आसानी से उन फंसे हुए दुश्मनों पर ऊपर से हमला कर सकते थे। ओहो, मतलब दुश्मन को एक पिंजरे में फंसा लिया।
एग्जैक्टली ये एक बेहद ही क्रूर लेकिन बहुत ही प्रभावी इंजीनियरिंग थी। यार ये तो बहुत ही चतुर रणनीति है। हाँ हमारे स्रोतों में इसकी तुलना ना जैसलमेर के कमरकोट से की गई है। जी जैसे जैसलमेर में दोहरा परकोटा रेगिस्तान के तूफानों और दुश्मनों से बचाता है, बिल्कुल। वैसे ही गागरोन में ये जालिम कोट मराठा तोपों से बचाता था। हाँ वास्तुकला हमेशा जरूरत के हिसाब से अपना रूप बदल ही लेती है। और पता है, जब ये वास्तुकला इतनी अभेद्य हो जाती है कि बाहरी दुश्मन आसानी से अंदर न आ सके, तभी किले के अंदर एक ऐसा सुरक्षित और स्थिर माहौल बनता है जो कला और साहित्य को पनपने का मौका देता है। क्या बात कही है। और यहीं से हम इस विश्लेषण के सबसे चमकदार और सबसे बौद्धिक हिस्से में प्रवेश करते हैं। जी। खून खराबे और इन दोहरी दीवारों के पीछे ये दुर्ग एक समय पर मुगलों और राजपूतों के लिए एक ब्रेन ट्रस्ट या एक बौद्धिक केंद्र बन गया था। बिल्कुल बन गया था। हमारे स्रोत एक बहुत ही ऐतिहासिक मुलाकात का जिक्र करते हैं। मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक अबुल फजल के जो भाई थे फैजी, उन दोनों की पहली मुलाकात इसी गागरोन दुर्ग में हुई थी। और ये कोई छोटी घटना नहीं है। फैजी उस समय के सबसे बड़े विद्वानों और कवियों में से एक थे। उनका अकबर से इस किले में मिलना ये साबित करता है कि गागरोन उस समय मुगल साम्राज्य के सामरिक और प्रशासनिक नेटवर्क का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका था। मतलब ये कोई भूला बिसरा किला नहीं था। नहीं, यहाँ की स्थिरता मुगलों को बहुत आकर्षित कर रही थी। और इसी स्थिरता का फायदा उठाया बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ ने। जी। वे बीकानेर के राजा राय सिंह के छोटे भाई थे और अकबर ने ये गागरोन दुर्ग पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर में दे दिया था। और इसी अभेद्य किले के एकदम शांत माहौल में बैठकर उन्होंने उस ग्रंथ की रचना की जिसने राजस्थानी साहित्य के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वेली कृष्ण रुक्मणीरी। बिल्कुल, वेली कृष्ण रुक्मणीरी। इसे ना डिंगल भाषा का शिखर माना जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वे एक असाधारण कवि भी थे। हाँ। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह पर आधारित ये ग्रंथ सिर्फ कोई आम धार्मिक कथा नहीं है। तो क्या है? इसमें जो दार्शनिक गहराई है और भाषा का जो प्रवाह है ना, वो इसे उस समय के साहित्य के हर मापदंड पर सबसे ऊपर ले जाकर खड़ा कर देता है। लेकिन देखिए, यहाँ मुझे एक बयान पे ना सख्त आपत्ति है। आपत्ति क्यों? या कहें कि मुझे बहुत हैरानी है। स्रोतों में लिखा है कि उस समय के जो महान कवि थे दुर्सा आढ़ा, उन्होंने इस किताब को 5वां वेद और 19वां पुराण कह दिया। जी, बिल्कुल कहा। हजारों सालों से स्थापित 4 वेदों के बराबर आपने एक नई किताब को लाकर रख दिया। और इससे भी बड़ी बात, एक अंग्रेज अधिकारी थे कर्नल जेम्स टॉड। उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ को पढ़ने से 10,000 घोड़ों का बल आ जाता है। हाँ, ये बहुत मशहूर कथन है। रुको 10,000 घोड़ों का बल, ये तो कोई अतिशोक्ति या एग्जैजरेशन लगती है ना। एक किताब पढ़ने से कोई रातों रात सुपर हीरो थोड़ी बन जाएगा। सुनने में ऐसा ही लगता है। तो कर्नल टॉड ने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे का विज्ञान या लॉजिक क्या है? आपकी शंका बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम डिंगल भाषा के ध्वनि विज्ञान या कहें फोनेटिक्स को समझें और वीर रस के मनोविज्ञान को समझें, तो ये अतिशोक्ति एक अर्थ में सच लगने लगती है। सच लगने लगती है कैसे? देखिए, डिंगल भाषा अपने कठोर व्यंजनों, तेज लय और ओजस्वी शब्दों के लिए जानी जाती है। अच्छा। जब इस कविता का सस्वर पाठ होता था ना, जोर जोर से, तो उसकी लय जानबूझकर इस तरह रखी जाती थी कि सुनने वाले की धड़कन तेज हो जाए। ओहो। और शरीर में एड्रेनलिन का स्तर एकदम से बढ़ जाए। ये एक तरह का साइको एकॉस्टिक प्रभाव था। एग्जैक्टली। जैसे आज के समय में खिलाड़ी मैदान में जाने से पहले कोई बहुत ही जोश भरने वाला एकदम हाइप म्यूजिक सुनते हैं। बहुत ही सटीक तुलना है आपकी। कर्नल टॉड का मतलब कोई शारीरिक ताकत से नहीं था। अच्छा। उनका मतलब उस अदम्य मानसिक ऊर्जा से था जो इस ग्रंथ के शब्द पैदा करते थे। निराशा के क्षणों में, युद्ध के मैदान में या हार के बाद जब सैनिक इस ग्रंथ के छंद सुनते थे ना, तो उनके भीतर से डर खत्म हो जाता था और एक नई ऊर्जा का संचार होता था। तो वो जो 10,000 घोड़ों का बल है, वो उस मानसिक उछाल का रूपक है। बाप रे, ये तो साहित्य की असीम शक्ति का एकदम जीता जागता प्रमाण है। बिल्कुल है। और इस साहित्य की गूंज सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही। स्रोतों में एक इटालियन विद्वान एलपी टेस्टिटोरी का उल्लेख है। जी, टेस्टिटोरी, जिन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हीरोज कहा था। अब यहाँ स्रोतों में बताया गया है कि हीरोज ग्रीक भाषा का एक बहुत बड़ा विद्वान था। अगर मैं
आज के संदर्भ में एक एनालॉजी दूं तो क्या टेसिटोरी ये कह रहे थे कि पृथ्वीराज राठौड़ राजस्थानी भाषा के शेक्सपियर या होमर थे? यही बात है। देखिए, टेसिटोरी एक विदेशी थे। हाँ। जिनका लालन पालन यूरोपीय महाकाव्यों और ग्रीक साहित्य के बीच हुआ था। जब उन्होंने पहली बार डिंगल साहित्य पढ़ा ना, तो क्या हुआ? तो वे इसकी भाषाई संरचना और भावनाओं की गहराई से इतने अचंभित हुए कि उन्हें इसमें ग्रीक महाकाव्यों की झलक दिखाई दी। मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड का लिटरेचर था ये। एग्जैक्टली। पृथ्वीराज राठौड़ को हेरोस कहना ये प्रमाणित करता है कि गागरोन में रचा गया ये जो साहित्य था, ये कोई संकुचित स्थानीय रचना नहीं था, बल्कि ये वैश्विक स्तर के महाकाव्यों की श्रेणी में खड़ा था। और पृथ्वीराज राठौड़ की लेखनी कोई यही नहीं रुकी। उन्होंने गंगा लहरी, दशम भागवतरा दुहा और दशरथ राव जैसी और भी कई महान पुस्तकें लिखी हैं। बिल्कुल। सच में ये दुर्ग एक किले से ज्यादा तो एक सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रयोगशाला बन गया था। एकदम सही कहा आपने। खैर, हमने अब तक देखा कि कैसे इंसानों ने अपनी कहानियां पत्थरों पर उकेरी, वास्तुकला में ढाली और कागजों पर लिखी। लेकिन हमारे स्रोत एक अंतिम और सबसे रहस्यमयी परत खोलते हैं। जी। जब किताबें पुरानी हो जाती हैं, जब दीवारें गिरने लगती हैं ना, तब प्रकृति इतिहास को सहेजने का अपना एक अलग ही बायोलॉजिकल तरीका निकाल लेती है। और ये तरीका ना वास्तुकला और साहित्य से भी ज्यादा आश्चर्यजनक है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं गागरन के उस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की जो इस किले के इतिहास से एकदम जुड़ गया है। हमारे स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इस दुर्ग के आसपास के जो घने जंगल हैं, वहां एक बहुत ही विशेष प्रजाति के तोते पाए जाते हैं, जिन्हें राय या गागरोनी तोते कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बिल्कुल इंसानों की आवाज की हूबहू नकल निकाल सकते हैं। जी। और ये तथ्य मुझे सच में बहुत सोचने पर मजबूर कर देता है। देखिए, पक्षियों द्वारा नकल करना विज्ञान में मिमिक्री कहलाता है, जो वे अपने परिवेश से सीखते हैं। लेकिन एक ऐतिहासिक किले के संदर्भ में ये एक बहुत ही काव्यात्मक और गहरा अर्थ ले लेता है। कल्पना करना ही बहुत रोमांचक है कि ये जो गागरोनी तोते हैं, ये इस दुर्ग के प्राकृतिक ऑडियो रिकॉर्डर हैं। बिल्कुल। अब हम जानते हैं कि तोतों की उम्रें इंसानों जैसी लंबी नहीं होती, लेकिन वे पीढ़ियों तक आवाजें ट्रांसफर तो करते हैं ना। हाँ, वो सीखते हैं एक दूसरे से। तो क्या ये सैद्धांतिक रूप से संभव नहीं कि इन तोतों के जो पूर्वज रहे होंगे, उन्होंने अकबर और फैजी की उस पहली मुलाकात के दौरान बोले गए शब्द सुने हों? या जब पृथ्वीराज राठौड़ अपनी कविता वेली कृष्ण रुक्मिणी री का जोर जोर से पाठ कर रहे हों, तो पेड़ पर बैठे किसी तोते ने वो लय ही सीख ली हो? देखिए, जीव विज्ञान के अनुसार पीढ़ियों तक एक ही आवाज को बिना किसी विकृति के सहेजना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर हम इसे एक रूपक या मेटाफर के तौर पर देखें ना, तो ये बात इतिहास के सबसे खूबसूरत पहलुओं में से एक है। कैसे? ये दर्शाता है कि जो कुछ भी इस किले में घटा, चाहे वो 1423 के युद्ध में गूंजी तलवारों की आवाज हो, मीठे साहब की दरगाह की अजान हो, या डिंगल साहित्य के वो ओजस्वी छंद हो, वो सब सिर्फ किताबों में बंद नहीं हुआ। वो इस जगह की हवाओं में, यहाँ की प्रकृति में पूरी तरह घुल गया। गागरोन का इतिहास आज भी वहाँ के जंगलों में जीवित है और सांस ले रहा है। और शायद यही वो संपूर्णता है मानवीय और प्राकृतिक इतिहास का। यही वो दुर्लभ संगम है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। बिल्कुल। जून 2013 में यूनेस्को ने इस दुर्ग को अपनी प्रतिष्ठित विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया। और यूनेस्को द्वारा किसी भी स्थल को ये दर्जा देना ना, एक बेहद कड़ी प्रक्रिया है। हाँ, वो ऐसी ही तो नहीं दे देते। वे सिर्फ कोई पुराने पत्थरों का ढेर नहीं देखते। गागरोन को ये दर्जा इसलिए मिला क्योंकि ये एक ही जगह पर सैन्य रणनीतियों के विकास का प्रमाण है, जैसे वो जालिम कोट। एग्जैक्टली। और यहाँ सांस्कृतिक सहिष्णुता है, जैसे टकसाल, मंदिर और दरगाह का एक साथ होना। यहाँ चरम बलिदान भी है, शाका के रूप में। विश्व स्तरीय साहित्य का जन्म भी यहीं हुआ। और सबसे अद्भुत, ये अनोखी प्राकृतिक विरासत यानी गागरोनी तोते। मतलब ये एक ऐसा संपूर्ण पैकेज है जो मानव सभ्यता के कई 100 सालों के विकास को एक साथ प्रदर्शित कर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज के इस गहन विश्लेषण को अगर हम समेटें, तो हमने एक ऐसी यात्रा तय की है जो शायद कल्पना से भी परे है। जी। हमने देखा कि कैसे 1423 और 1444 में ये जगह खून से सने शाकों और भयानक विनाश की गवाह बनी। कैसे उस राख से एक नई सभ्यता उठी
जहां संत पीपा की भक्ति, औरंगजेब का दरवाजा और मीठे साहब की दरगाह ने एक साथ शांति से जगह साझा की। राइट। हमने ये भी समझा कि कैसे मराठाओं की तोपों को रोकने के लिए दोहरी दीवारें, वो किल जोन वाली दीवारें खड़ी की गईं, ताकि अंदर बैठकर एक राजकुमार ऐसा साहित्य रच सके जिसे पढ़कर लोगों की रगों में 10,000 घोड़ों की ऊर्जा दौड़ जाए। बिल्कुल। और अंततः कैसे यूनेस्को ने इस पूरे ऐतिहासिक टेक्टोनिक प्लेट को मानवता की एक अमूल्य धरोहर मान लिया। ये सफर ना हमें बस ये सिखाता है कि इतिहास कभी भी सिर्फ राजाओं या युद्धों का नहीं होता। तो किसका होता है? ये उन आम इंसानों का होता है जो बार बार उजड़ने के बाद भी फिर से बसने, फिर से नई आस्था खोजने और फिर से कविताएं लिखने का हौसला रखते हैं। बहुत खूब। और इसी विचार के साथ श्रोताओं के लिए एक अंतिम और शायद थोड़ा विचारोत्तेजक सवाल। जी। हम जानते हैं कि आज हमारे पास अचलदास खींची का इतिहास पढ़ने के लिए शिवदास गार्डन की किताबें हैं, और पृथ्वीराज राठौड़ की महान रचनाओं को समझने के लिए विदेशी विद्वानों के शोध हैं। बिल्कुल है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आज दुर्ग के आसपास उड़ने वाले वो गागरुनी तोते किसी एकदम शांत शाम को अपने पूर्वजों से सीखी हुई कोई पुरानी अस्पष्ट सी आवाज अचानक दोहराने लगें, तो शायद हमें पृथ्वीराज राठौड़ की कोई वो कविता सुनने को मिल जाए जो इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए खो गई हो। ओहो। या फिर 1423 के उस भयानक युद्ध की कोई भूली बिसरी रोंगटे खड़े कर देने वाली ललकार साक्षात हमारे कानों में गूंज उठे। क्या बात है। क्या पता, इंसानों द्वारा लिखे गए इन बड़े बड़े ग्रंथों से कहीं ज्यादा बेहतर और सच्चा इतिहास प्रकृति ने अपने पास सहेज कर रखा हो।